तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कौर और हम अब तक क्या डिस्कस कर चुके थे। ये पिछले ये जो एग्जांपल्स है वो अब हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम यहाँ पे डिस्कस क्या करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, एस स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन मशीनरी ऑन फाइनेंस लीज फ्रॉम एस के लिमिटेड। एस लिमिटेड है एक प्राइवेट लिमिटेड है जिसने एस के लिमिटेड से क्या लिया, एक मशीनरी लिया फाइनेंस लीज के ऊपर। द इन्फॉर्मेशन इज गिवन अंडर, यहाँ पे देख रखी है इन्फॉर्मेशन क्या है। लीज टर्म यहाँ पे 4 ईयर का लीज टर्म है एंड फेयर वैल्यू जो है इस मशीनरी की वो 20 लाख रुपीस है और लीज रेंटल जो आने वाला है वो 6,25,000 पर एनम आने वाले हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो गारंटीड रेसिजुअल वैल्यू दे रखी है 1,25,000 एंड एक्सपेक्टेड रेसिजुअल वैल्यू कितनी दे रखी है 3,75,000। ओके, तो यहाँ पे अगर जीआरवी दे रखी है और एक्सपेक्टेड रेसिजुअल वैल्यू दे रखी है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लेस कर दूंगा तो यूजीआरवी आ जाएगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो। ओके, एक्सपेक्टेड, ठीक है। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बोला था, इम्प्लिसिट रेट ऑफ जो रिटर्न है, इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट है वो हमेशा क्वेश्चन में दी रहेगी। और यहाँ पे तो आपको और भी फायदा है, इसने डिस्काउंटिंग के जो ये फैक्टर्स है ये भी दे रखे हैं। ओके, हमको कैलकुलेट क्या करना है, तो जो दोस्तों लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है AS 19 के हिसाब से एंड डिस्क्लोज करना है इम्पैक्ट ऑफ दिस बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। ओके, एट द ईयर एंड। ओके, तो यहाँ पे इसको मैं बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। AS 19 के बारे में आपको AS 19 की जो शुरू में तो आपको क्या बता देना है कि लीज जो ये असेट और लाइबिलिटी है उसको किस अमाउंट से आप कैलकुलेट करोगे, मतलब कितना अमाउंट दिखाओगे। तो लोअर ऑफ द व्हाट, लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू एंड व्हाट क्या होता है, जो भी आपकी फेयर वैल्यू होती है और जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, ठीक है, इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी। ठीक है, ओके, पढ़ के भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेसी शुड रिकॉग्नाइज लीज असेट एज एन असेट एंड लाइबिलिटी एट एन अमाउंट इक्वल टू द लोअर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज असेट एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसी। ओके, जो आपको ये मिनिमम लीज पेमेंट्स कैलकुलेट करने हैं वो किसके बेसिस के ऊपर करना है दोस्तों, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट के ऊपर यूज़ करना है। अगर ये नहीं दी हुई होती तो अब मतलब आपको ये थियरी में भी लिख के बताना है। ठीक है, बता दिया, उसके बाद में आपको पता ही है यार, ये तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको खाली प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसमें और बस इससे ही रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे बता देना बस प्रेजेंट वैल्यू और मिनिमम ये और ये फेयर वैल्यू हो गई विच एवर इज लोअर। तो 18,55,850 से आप इसको रिकॉर्ड कर दोगे। तो सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही। ओके, डिस्क्लोजर क्या लेसी दे देगा भाई, डिस्क्लोजर क्या कर दे देगा, असेट एक्वायर्ड अंडर फाइनेंस लीज की जो है ना वो क्या करनी है, आपको सेग्रीगेट दिखानी है जो आपकी असेट ओन है। दोस्तों अपने को जो लीज असेट है उसको आपको आपकी ओन्ड असेट के अंदर मिक्स नहीं करना, उसको अलग से दिखाना है। ईच क्लास ऑफ असेट की नेट केयरिंग अमाउंट एट बैलेंस शीट दिखानी है। रिकन्सिलिएशन दिखाना है बिटवीन द टोटल मिनिमम लीज पेमेंट एंड उनका प्रेजेंट वैल्यू का। इन एडिशन उसके अलावा भी क्या दिखाना है, एक एंटरप्राइज को उसको क्या करना है, शुड डिस्क्लोज द टोटल ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट्स। ठीक है, टोटल ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, ठीक है, एट द बैलेंस शीट डेट के दिन, ठीक है, एंड उनकी प्रेजेंट वैल्यू। तीन पीरियड की तीन तरीके से दिखानी है 1 ईयर पे दिखानी है, ठीक है, 2 साल से 5 साल पे दिखानी है और 5 साल के बाद की भी दिखानी है। ठीक है, ओके। कंटीजेंट रेंट्स रिकॉग्नाइज, जो भी कंटीजेंट रेंट आपने रिकॉग्नाइज करा है अपने P&L अकाउंट में उसका भी डिस्क्लोजर देना है। द टोटल ऑफ द फ्यूचर मिनिमम, अच्छा आपको कितना, अगर आप इस असेट को सबलीज कर सकते हो तो उससे आपको कितना एक्सपेक्टेड रिसीवेबल है वो भी आपको दिखाना है, नॉन कैंसिलेबल सब लीसेस का। ठीक है, ओके, आपको और कुछ भी दिखाना पड़ेगा दोस्तों, आपको है ना जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ लेसीज सिग्निफिकेंट लीजिंग अरेंजमेंट। इस लीज अरेंजमेंट में आपको कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेगी। क्या क्या दिखानी पड़ेगी, कंटीजेंट रेट, जो रेंट आपने अगर दिया है तो उसका बेसिस क्या यूज़ में लिया है। ठीक है, क्या एग्जिस्टेंस एंड टर्म्स ऑफ रिन्यूअल, ठीक है, रिन्यूअल की क्या टर्म्स है, क्या उसका एग्जिस्टेंस क्या है। यहाँ पे आपको परचेज ऑप्शन भी दिया गया है क्या, ठीक है, एस्केलेशन कुछ डिफॉल्टिंग के चार्जेस भी है क्या, तो वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करने हैं। रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय द लेसी, कुछ क्या, लेसी नहीं लीज, रेस्ट्रिक्शंस क्या इम्पोज हुई है आपके ऊपर इस लीज अरेंजमेंट में, ठीक है, कि क्या आप इसको फर्दर लीज नहीं कर सकते या फिर डेट नहीं ले सकते इसके ऊपर, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, तो ये हो गया भाई डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे लेसी की जो बुक्स है वो खत्म हो जाती है फाइनेंस लीज के अंदर। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज, बुक्स ऑफ लेसर। बुक्स ऑफ लेसर के अंदर यहाँ पे देखते हैं, द लेसर शुड रिकॉग्नाइज अ सेट गिवन अंडर द फाइनेंस लीज इन इट्स बैलेंस शीट एज अ रिसीवेबल एज एन अमाउंट इक्वल टू द नेट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों ये मैंने पहले ही बता दिया था कि जो लेसर जो है वो क्या करेगा, अपनी असेट जो उसने दी है लीज के ऊपर वो किस पे रिकॉर्ड करेगा, वो नेट इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट पे यूज करेगा। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लेसर प्लस यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है,
ये है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों का टोटल ही होता है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबको पता है। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनको बिना प्रेजेंट वैल्यू के दिखा दो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाता है। दोस्तों सबसे पहले अब यही बात करते हैं कि लेसर क्या एंट्री करेगा। दोस्तों असेट खरीदेगा लेसर, ठीक है, उसने खरीदी हुई होगी, मतलब वो उसकी एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक फेयर वैल्यू पे होगी, जो भी उसकी वैल्यू है। और दोस्तों यहाँ पे वो अगर लीज पे दे रहा है तो वो क्या करेगा, फाइनेंस लीज है इसलिए वो लीज रिसीवेबल खड़ा कर लेगा और असेट को खत्म कर देगा अपनी बुक्स में से, ठीक है। तो खत्म हो गई यहाँ पे ये बात। ओके, अब बात करते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। दोस्तों भी मैंने बताया था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मिनिमम लीज पेमेंट होता है और यूजीआरवी का टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। दोस्तों नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दो अनअर्न फाइनेंस इनकम। अनअर्न फाइनेंस इनकम क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को लेस कर दो पीवी ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। ओके, द डिस्काउंटिंग रेट जो आपको यूज करनी है वो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिटी होगी दोस्तों, ठीक है। अब ये बात बोल रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी है ना, मिनिमम लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी है, उसको हम फेयर वैल्यू भी बोलते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। ओके, अनअर्न फाइनेंस इनकम क्या होता है मैंने बता दिया, आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से लेस कर दो फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है, मतलब इनका ही प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये अनअर्न फाइनेंस इनकम को ये हम पहले ही बातें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से बता रहा हूँ। नेट इन्वेस्ट, अब दोस्तों यहाँ पे ये जो सारी चीजें है ना, ये सब एक दूसरे के इक्वल है। देखो, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज को हम फेयर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है। अब देखना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं अनअर्न फाइनेंस इनकम हटा दूंगा तो क्या आएगा, मेरा नेट इन्वेस्टमेंट ही आता है, फेयर वैल्यू आता है, ठीक है। अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दूंगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस फेयर वैल्यू, मतलब ये वही है अनअर्न फाइनेंस इनकम, तो बस सब कुछ इक्वल है ये। ओके, एक जो लेसर होता है उसको टोटल कितनी अर्निंग होती है दोस्तों। लेसर, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, लेसर दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि मतलब नॉर्मल जो लेसर होता है कि वो उसकी असेट है वो लीज पे दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे लेसर एक मैन्युफैक्चरर और डीलर भी हो सकता है दोस्तों। एक एक जो लेसर है वो क्या हो सकता है, डीलर और मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर, ठीक है, फैक DURE, मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर जो तो यहाँ पे इनकम को बांटते हैं अपन, ठीक है। टोटल इनकम एक लेसर को कितनी होगी पहले ये समझो दोस्तों। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, जो मेरे को टोटल सब कुछ जो मिलने वाला है वो है। अगर उसमें से अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो बता रहा हूँ इनकम, ठीक है, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल आदमी हूँ, अगर मेरी एसेट है, मैं अगर लीज पे दे रहा हूँ तो वो तो जो भी इनकम होगी वो तो मेरी जो इंटरेस्ट की इनकम है वो ओवर द लीज टर्म पीरियड में वो मुझे रिकॉग्नाइज करनी है, वही मेरी इनकम है। बट यहाँ पे अगर लेसर अगर कौन है, मैन्युफैक्चरर है, तो कैसे करना है वो देख लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर मैं कॉस्ट को घटा दूंगा तो ये तो मेरी टोटल इनकम आ गई, ठीक है। अब इस टोटल इनकम में दो चीज़ें इंक्लूडेड है इसके अंदर। एक क्या इनकम इंक्लूडेड है, जो आप अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको उसी ईयर में रिकॉग्नाइज करनी है, वो है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, जो सॉरी फेयर वैल्यू जो है आपकी, मतलब पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी लेस कॉस्ट। ये आपको मैन्युफैक्चरर होना अगर आप, तो आपको उसी ईयर में ही रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे होगी ये। और ये अनअर्न फाइनेंस इनकम है, ठीक है, तो ये दोनों का टोटल ही तो ये है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे ये कट गया तो ये माइनस ये, ठीक है। ओके, सबको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। ओके, अनअर्न फाइनेंस इनकम है, इसको ये बोलते हैं, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट, तो ये दो तरीके की इनकम हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये नीचे जो अभी मैन्युफैक्चरर और डीलर का पढ़ेंगे ना, तब पढ़ेंगे ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से मैन्युफैक्चरर और डीलर अगर आप हो तो आपको क्या एंट्री करनी होती है दोस्तों। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो वो आपके लिए सेल मानी जाएगी, अगर आप लीज पे भी दे रहे हो तो, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीज रिसीवेबल तो खड़ा करना पड़ेगा टू सेल्स, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट से। तो नेट इन्वेस्टमेंट से अगर आप करोगे तो पीवी ऑफ एमएलपी प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी होगा, जो आपके सेल के अंदर यहाँ पे बुक हो गया, ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा, और कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से लेस हो जाएगा, और आपके जीपी पे इसका इम्पैक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई खत्म बात यहाँ पे। अब ये इनकम तो वो थी जो आपने अपने ईयर ऑफ सेल पे आपने रिकॉर्ड कर ली, जो आप हर साल इनकम रिकॉर्ड करोगे वो तो क्या होगी, लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम ही तो होगी वो, ठीक है। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल थोड़ी है, ये लीज रेंटल्स है, लीज रेंटल्स, ठीक है, लीज रेंटल्स जो आपको मिलने वाले हैं। ओके, लीज रिसीवेबल लेकिन कम भी तो करोगे भाई, बैंक अगर आ रहा है तो यहाँ सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल ही तो करोगे, ठीक है, क्योंकि जो लीज रेंटल्स मिलने वाले हैं उससे कम करेंगे ना, यहाँ पे हमने लीज रिसीवेबल को बढ़ा दिया उससे, सॉरी यार गलती से बोल दिया। ओके, और ये जो इंटरेस्ट इनकम है इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, पी एंड एल अकाउंट में, इंटरेस्ट इनकम अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। ओके,
तो ये आपको तब करनी है जब आप डीलर या मैन्युफैक्चरर हो, नॉर्मल आदमी हो तो फिर करना है, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ फाइनेंस इनकम कैसे रिकग्नाइज होगी? द अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम इज रिकग्नाइज ओवर अ लीज टर्म ऑन अ सिस्टमैटिक रेशनल बेसिस। दोस्तों आपको पता है कि हम अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम को सिस्टमैटिक बेसिस के ऊपर लीज टर्म के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं, वही दे रखा है, इसमें कुछ अलग से नहीं दे रखा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट की बात कर लेता हूँ दोस्तों। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट सच एज कमीशन एंड लीगल फीस आर ऑफन इनकर्ड बाय द लेसर भी इनकर्ड कर सकता है ऑन लीज। फॉर फाइनेंस लीजेस दीज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर इनकर्ड टू produce finance income and are either recognized immediately in the statement of P&L account or allocated to the finance income over the lease period। दोस्तों आपके पास में दो, अगर आप लेसर हो तो आपको भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है इस लीज इनकम को कमाने के लिए। आपके पास में एक ऑप्शन तो ये है कि आप क्या कर सकते हो, उसको P&L अकाउंट में दिखा सकते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको क्या करो, ओवर द लीज टर्म में अपनी फाइनेंस इनकम के अंदर क्या कर दो, अलोकेट कर दो। ओके, रिव्यू ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड रेसिजुअल वैल्यू। दोस्तों मैं बता देता हूँ दोस्तों, आप एक AS19 ये बोलता है कि जो UGRV है ना, उसको है ना, लेसर को है ना, पीरियोडिकल बेसिस के ऊपर क्या करना पड़ेगा, रेगुलरली उसको है ना एस्टिमेट करना होगा कि कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं हुए। अगर उसमें रिडक्शन होता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिडक्शन होता है तो वापस से है ना उसको, जो फ्यूचर में वो जो इनकम्स क्रू करने वाला है, मतलब रिकॉग्नाइज करने वाला है ना, उनके अंदर चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। In case of any reduction in the estimated unguaranteed residual value is identified, the income allocation over the remaining lease term is to be revised। तो वो revised हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, एस्टिमेशन। अब दोस्तों ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 दे रखा है, बहुत ही इजी सा है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालनी है तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लीज टर्म दे रखा है आपको 5 साल का, है ना। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी दे रखी है, अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू दे रखी है, एक्सपेक्टेड रेसिजुअल वैल्यू दे रखी है, इंटरेस्ट रेट भी दे रखी है। दोस्तों आपको क्या करना है, खाली ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल देना। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे आप, लीज रेंटल्स 5 साल के वो ऐड कर देना, ठीक है। GRV दे रखा है, UGRV कैलकुलेट कर लोगे 1,40,000, ठीक है। इनका टोटल क्या हो गया अपना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। आप इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल देना, उसमें से इन दोनों को लेस कर देना, तो जो भी डिफरेंस आएगा वही तो होता है अपना अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आई होप कि सब कर लेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या थियरी में ही दिखा, इंस्टीट्यूट बोलता है कि आप अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, थियरी में भी जरा बता देना, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो बता देना, फिर उसकी बोल देना कि इसकी मैं PV करूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और इन दोनों को लेस कर दूंगा तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब मैन्युफैक्चरर और डीलर की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैन्युफैक्चरर और डीलर, मैन्युफैक्चरर और डीलर यहाँ पे अगर हो आप, तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, अपने P&L में सेल दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो भी किससे दिखाना पड़ेगा दोस्तों, अपने नेट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अपने नेट इन्वेस्टमेंट से दिखाया था, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ओके। अब नेट इन्वेस्टमेंट से, लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यूज़ कर रहे हो, अगर आपने कम यूज़ कर ली, ठीक है, इफ़ आर्टिफिशियली लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कोट कर रहे हो, तो फिर आपको है ना कॉमर्शियल रेट से वापस से कैलकुलेट करो, और कॉमर्शियल रेट के हिसाब से ही आपको नेट इन्वेस्टमेंट दिखाना है। मतलब जो आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो आपको कैसे करना है, नेट इन्वेस्टमेंट के बेसिस के ऊपर करना है, ठीक है, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिखाना है, इन अकॉर्डेंस विद पॉलिसी फॉलो बाय द एंटरप्राइज फॉर आउटरेट सेल्स, आउटरेट सेल्स के ऊपर आप जैसे पॉलिसी फॉलो करते होगे। सो ये था दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्लोजर्स के अंदर क्या क्या दिखाना है, वही है ये जो मैंने लेसी के लिए पढ़ाया था, ठीक है, वही है यहाँ पे। बस लेसर के लिए क्या होगा, यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा, रिकन्सिलेशन बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा इन द लीज एट द बैलेंस शीट डेट, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स रिसीवेबल एट द बैलेंस शीट डेट, ठीक है। एंड इन एडिशन क्या दिखाना है आपको, एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है इन द लीज, ठीक है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी, एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स रिसीवेबल, जो भी आपके मिनिमम लीज पेमेंट रिसीवेबल है उनका टोटल क्या है दोस्तों, फर्स्ट ईयर में, 2 से 5 ईयर में, मोर देन 5 ईयर में क्या है वो, ठीक है। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम के बारे में कितनी है आपकी वो दिखाना है आपको, डिस्क्लोजर करना है। ठीक है, अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू अक्रूइंग टू द बेनिफिट ऑफ द लेसर। दोस्तों अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू कितनी है, आपको कितनी अक्रू कर रखी है आपने, अनगारंटीड रेसिजुअल वैल्यू, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रोविजन, अगर आपका कोई ऐसा लीज पेमेंट है, मिनिमम लीज पेमेंट है जो कि अनकलेक्टेबल है, तो उसका कितना प्रोविजन आपने बनाया है। कंटीजेंट रेंट्स जो भी आपने अपने P&L में दिखाए हैं इनकम साइड में, वो भी बताने हैं, उनका डिस्क्लोजर देना है। जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट लीजिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है, इसके बारे में देना है। मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया, ठीक है, ओके।
अकाउंटिंग पॉलिसी अडेप्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के लिए क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी है दोस्तों, हमने बताया था कि आप अगर लेसर हो तो इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आप या तो पी एंडल में दिखा दो स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर अगेंस्ट क्या कर दो, इन जो फाइनेंस इनकम है ना ओवर द लीज टर्म के अंदर उसको अलोकेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों लेसर का पार्ट बुक्स ऑफ द लेसर खत्म हो चुकी है। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके बाय बाय गाइस, आई होप इन यू इन्जॉय दिस वीडियो। बहुत ही सिंपल से इलस्ट्रेशन से इसलिए मैंने करवाया नहीं है, क्या ही करवाऊँ मैं, उधर एक्सेल में सॉल्व करूँगा, क्या मतलब निकल जाएगा। इससे बढ़िया कि आप खुद ही पढ़ लोगे। मैंने मेन जो चीज़ें थी वो मैंने करवा दी, जो आपको समझने में जिनमें प्रॉब्लम होती। ओके सो गाइज ब्रो देखते हैं अब ब्रो, अब क्या करना है भाई, अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीजेस करना है। तो अब यहाँ पे लेसर का काम खत्म हो चुका है, अब अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीजेस देखेंगे, बुक्स ऑफ लेसी एंड बुक्स ऑफ लेसर, ये देख के और फिर अपन अगले लेक्चर में इनको खत्म करते हैं। सो ओके बाय बाय गाइस, आई होप यू कैन एंजॉय दिस, you enjoy this lecture or not, just let me know via comments. Okay bye bye guys.